हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर खुला आकाश। पूरक पठन है। लेखक है कुंवर नारायण। उनका परिचय, इनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय, नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ में प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरे से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। जो एक पाठ है, जो खुला आकाश, वो एक डायरी की तरह उन्होंने अपने जो डायरी में लिखा था वो इस पाठ में। तो इन्होंने फर्स्ट लिखा है अंदर की दुनिया। तो लेखक कहते हैं कि जो हमारे अंदर की दुनिया होती है वो बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी होती है। मतलब बाह्य सौंदर्य से अधिक अंतर सौंदर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, पर हम इसका विस्तार नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने बाह्य सौंदर्य को बहुत ज्यादा महत्व देते कि लोगों की अपेक्षाएं होती है और उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है वो हमारे जो अंदर की दुनिया होती है उसको और निर्जीव करते चले जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि पूरी आजादी कहाँ संभव है, पूरी आजादी बिल्कुल, तो वो हमारे अंतर मन में होती है, क्योंकि इसका विस्तार कैसे करना है, इसको कैसे और बढ़ाना है, वो हमारे हाथ में होता है कि हम हमारे अंतर मन का कैसे विस्तार करें। और जो बाह्य सौंदर्य होता है वो दूसरों की अपेक्षाओं से आगे चला रहता है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे अंतर मन में अगर परोपकारी वृत्ति होगी, सहनशीलता होगी, दूसरों की समझने के लिए एक सकारात्मक वृत्ति होगी, तो हमारी जो अंतर मन है उसकी अपना स्वार्थ देखेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए भी उसका विस्तार कर सकते हैं और निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए भी उसका विस्तार कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा कुछ पता है तो हम दूसरों को भी बताएंगे, उनका भी अंतर मन मतलब अंदर की जो दुनिया है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। परोपकार वृत्ति मतलब दूसरों को मदद करना। सहनशीलता मतलब कोई भी चीज को जो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते सहनशीलता। संवेदनशीलता मतलब दूसरों को दुख जानना, सुख जानना, दूसरों की पीड़ा जानना। ये सब जो गुण है वो हमारे अंतर की जो दुनिया होती है उसको और विस्तार कर देता है। इसलिए हमको बाह्य सौंदर्य मतलब हम कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादा ध्यान हमारे अंतर मन में देना चाहिए कि हमारे मन में क्या है, हम कैसे सोचते, कैसे बर्ताव करते, उसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे लेखक ने कहा है कि अंदर की दुनिया और जो गुण है जो हम आत्मसात करते हैं वो हमारे ऊपर होता है, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति होती है कि कोई उसको कुछ बताए उसको फर्क नहीं पड़ता जब तक वो उसको उस चीज को आत्मसात नहीं करता। अंदर की जो दुनिया है वो लेखक ने 10 मार्च 1998 में लिखा था। फिर उन्होंने आगे लिखा है मकान पर मकान 10 मार्च 1998। फिर वो बोलती कि जिस गली में लेखक रहते हैं उस गली में एक आसमान भी है पर वो दिखाई नहीं देता। उस गली में एक पेड़ भी नहीं है और उस गली में पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश नहीं, इतनी सी जगह भी नहीं कि उसमें वो पेड़ लगा सके। फिर वो बोलते कि जिधर वो रहते हैं उधर मकान के ऊपर मकान बनाते ही जा रहे हैं और जो मकान बनाते हैं वो ऐसे लंदे फंदे मतलब अस्त व्यस्त, जैसे सिर्फ बनाने के लिए, कोई जगह छोड़ो या ना छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में, क्योंकि मकान तो इसमें बीच में प्रॉपर जगह होनी चाहिए ना आने जाने के लिए, थोड़ी हवा भी आ जाए, प्रकाश आ जाए, हमको अच्छे से दिखाई दे। तो ऐसे कुछ नहीं है, अस्त व्यस्त बांधे हुए कैसे भी, इधर मकान दूसरा मकान उधर, एक के ऊपर एक मकान। फिर बोलते कि उस गली में एक संकरी गली में फंस गया, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो मकान है वो एक संकरी गली में मतलब छोटा सा रास्ता है हर एक मकान के बीच, और उस मकान से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जिस मकान में लेखक रहते हैं वो बोलते कि अगर उस मकान से झांकेंगे अगर हम बाहर तो दूसरे के कमरे में झांकने के लिए होता है, या फिर गंदी सी नाली दिखाई देती है, या फिर छोटा सा वो रास्ता, पर आसमान में बैठे मतलब चिड़िया उड़ती हुई नहीं दिखाई देती है। जो चिड़िया दिखाई देती है वो भी टेलीफोन या फिर जो हमारे वायर्स होते हैं और भी उस वायर पर बैठी हुई होती है, ना ही वो इधर उधर उड़ती है या फिर घोंसले बनाती हुई नहीं दिखाई देती। तो उन चिड़िया को देखकर लेखक को
लगता है कि वो चिड़िया है वो रबर की बनी हुई है, खिलौने हैं वो रबर के, जो सिर्फ चू आवाज कर सकते हैं, फिर उधर उधर उड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से जहाँ मकान के ऊपर मकान बनते हैं, इतना सा छोटा सा रास्ता है, या फिर जहाँ पर बहुत हरियाली की कमतरता है, गाँव मतलब कमतरता, जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं है, ऐसी दुनिया से वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करे, पर वो बाहर निकल नहीं रहे। बेशक क्यों हो रहा है, मकान के ऊपर मकान। लोग क्या करते हैं कि जिधर ज्यादा उनको इनकम मिलती है उधर से, मतलब गांव से शहर आते हैं। तो शहर में क्या होता है, रहने के लिए जगह कम पड़ती है। जो बिल्डर्स होते हैं अब वो अपने फायदे के लिए मकान के ऊपर मकान कैसे भी बांधते चले जाते हैं। वो देखते नहीं कि लोगों का क्या होगा, फिर उसी में गंदगी फैलती है। छोटे छोटे रास्ते, नदी मतलब जो नदी नालियां बनती है, उसी से फिर बाहर रोगराई फैलेगी। तो इसी कारण फिर मकान बांधने के लिए वो हर एक पेड़ को काट देते हैं। इसी कारण चिड़िया जो होती है उनके लिए घर मतलब पेड़ नहीं तो घर बनने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए वो उधर उधर उड़ते रहते हैं। और इसी कारण जो चिड़िया की जो संख्या वो भी कम होती जा रही है। तो किसके कारण, हमारे कारण। तो उन्होंने वो जो लिखा था वो कब लिखा था, मकान के ऊपर मकान, 10 मार्च 1998। फिर उन्होंने लिखा है सही साहित्य, 8 अगस्त 1998। इसमें उन्होंने लिखा है कि सही साहित्य वो होता है जिसको हम सिर्फ एक आंख से नहीं देखते, मतलब दोनों आंख से देखते, दाई और बाई आंख से। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको उसकी सिर्फ अच्छा ही नहीं देखनी, उसकी बुराई भी देखनी जरूरी होती है। मतलब उसको दोनों साइड से परखना उतना ही जरूरी होता है। या फिर जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसको जैसे हम उसकी अच्छी बातें जान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या अच्छी बात है, वैसे उस प्रोडक्ट की क्या बुरी बात है वो भी जानना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को अगर तुम देखते हो तो उसकी सिर्फ अच्छी या बुरी बात नहीं, दोनों साइड जान लेना बहुत जरूरी होता है। वो इस सही साहित्य से लेकर बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट लिखा है जाने खुद को, 12 नवंबर 1998। तो इसमें वो बोलते हैं कि जो मनुष्य का जीवन होता है वो अस्थायी होता है, भागदौड़ बहुत होती है, विश्राम करने का कभी समय ही नहीं मिलता, या फिर खुद के बारे में कुछ जानने का समय नहीं मिलता। फिर पैरा में वो बोलते कि एक दिन आप क्या करो, चुपचाप बैठो, बिल्कुल चुपचाप, और आत्मचिंतन करो। शांत बैठकर अपने बारे में सोचो कि आप क्या हो, समाज में आपका क्या स्थान है। क्योंकि जो इंसान होता है दूसरों के बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा इंसान है। तो कभी आत्मचिंतन करके खुद के बारे में सोचो कि तुम क्या हो, तुम स्वयं क्या हो, समाज में तुम्हारा क्या स्थान है। इससे क्या होगी, दो फायदे होंगे। एक, तुम अपने बारे में जान सकते हो कि तुम्हारा एक्चुअल स्थान क्या है या फिर तुम कैसे हो। और दूसरा, इस काम में तुम मतलब तुम्हारे आत्मचिंतन में दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बीच में नहीं आएगा, और तुम भी किसी को परेशान नहीं करोगे। इससे लेकर बोलते कि हमें एक सकारात्मक वृत्ति को अपनाना चाहिए। सकारात्मक वृत्ति मतलब एक पॉजिटिव वे। किसी मतलब अगर आपसे कोई छोटा हो या फिर हम और हो एक जैसा, अगर आपको कुछ वो अच्छी बात बताता है या फिर कोई सॉल्यूशन देता है तो उसको एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे से अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा गलत ही हो, वो सही भी हो सकता है। इसलिए जो भी आपको अपने विचार बताएगा या फिर ओपिनियन नहीं देगा तो उसको एक सकारात्मक वृत्ति से अपनाना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो अपने से अलग नहीं होते या फिर विभिन्न नहीं होते, सिर्फ अपना रूप अलग अलग होता है, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, पर जो आत्मा होती है वो एक ही होती है। फिर उन्होंने आगे लिखा है सिर्फ मनुष्य होते हैं, 7 अगस्त 1999। तो बोलते हैं कि ऐसा कोई लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मनुष्य नहीं होते। मनुष्य में कई बार बाघ, लकड़बग्गे, तेंदुए, सांप, बिच्छू की टाइप के जो गुण होते हैं वो मनुष्य में भी होते हैं। और कई मनुष्य गाय या फिर तितली, बकरी, भेड़ की तरह होते हैं, सिंपल। तो ऐसा क्यों नहीं कि जो बाघ होते हैं केवल बाघ होते हैं और जो गाय होते हैं वो केवल गाय होते हैं। वैसे मनुष्य में क्यों नहीं होता कि एक मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही हो। मनुष्य में बहुत सारे प्राणियों के गुण क्यों पाए जाते हैं। अभी जिनको बाघ बोले क्या होता है, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, फिर दूसरों को धोखा देकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरे की खुशी उनको देखी नहीं जाती। वो लोग आते हैं बाघ, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए में, जो दूसरे के जीवन में विष घोलकर अपना जीवन सुखमय बना देते हैं। और जो है गाय, बकरी, भेड़, वो होते हैं अपना जीवन सिंपल तरीके से जीना, शांति से, सुख से, और दूसरों के जीवन में भी सुख की कामना करते हैं। वो लोग होते हैं गाय, तितली, बकरी, भेड़, वो ऐसे लोग होते हैं। तो वो होते मनुष्य में कि फिर क्यों आ जाते हैं, सिर्फ मनुष्य क्यों नहीं होता, क्यों मनुष्य में इतने अलग अलग गुण हैं। तो वो हर एक मनुष्य के ऊपर निर्मित होता है कि उसमें
उसकी विचार शक्ति या फिर उसका दिमाग वो किस तरफ जाता है। कोई कोई होते हैं वो सिंपल, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने वाला, कोई कोई होता है कि वो उसके अंदर ही होता है कि वो दूसरे के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो हर एक मनुष्य के ऊपर वो डिपेंड करता है वो कैसे सोचे। तो नेक्स्ट उन्होंने लिखा है लुका छिपाकर जीना, 4 जनवरी 2001। फिर वो बोलते कि मुझे ऐसा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ पर हम छुपा छुपाई करते हैं, मतलब अपनी बातें लोगों से छिपाते हैं या फिर डींगे फेंकते हैं कि मैंने ये किया, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मतलब जो करते हैं उससे बहुत अधिक फेंक देना, लोगों के सामने झूठ बोलना, ऐसे झूठ बोल के जीना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, सख्त मना है। फिर वो बोलते हैं कि इस जीवन को कुछ कुछ लोग एक व्यवहारिक कुशलता बोलते हैं, मतलब इस समाज में जीना होगा तो इसी तरीके से जीना होगा। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि झूठ मूठ का बोलना, लोगों के सामने डींगे फेंकना, उनके मुंह पर उनके अच्छाई और पीछे बुराई, इसको लोग एक व्यवहारिक कुशलता का नाम देते कि ये कुशलता है इस समाज में जीने की। पर लेखक बोलते कि अपने साथ एक चारित्रिक बेईमानी है कि हम ऐसा बर्ताव करते हुए अपने चरित्र के साथ बेईमानी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर हमारे प्रति आत्मविश्वास की कमी, हमें हमारे आत्मविश्वास पर विश्वास नहीं है कि हम वैसा कर सकते हैं क्या असलियत में, हमारे खुद का आत्मविश्वास का डगमगा जाता है। फिर आगे बोला है कि आखिर वो असलियत इतनी गंदी या फिर मतलब कपटी की होती है कि उसको ऐसे छुपाना पड़े। इतना हमें बुरा नहीं बनना चाहिए कि हमारी असलियत हमको लोगों से छुपानी पड़े, या फिर हमारा आत्मविश्वास इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि हमारी जो असलियत है या फिर हम जो झूठ बोलते हैं वो लोगों से हर एक बार छुपाने पड़ेंगे या फिर ढींगे मारने पड़ेंगे हमारे आत्मविश्वास की कमतरता से। फिर आगे उन्होंने बोला है जीने का अर्थ, लिखा है 23 जनवरी 2002। उसमें बोलते कि बुढ़ापा आ जाता है किसी भी इंसान को, इसका ये अर्थ नहीं होता कि अब जीने के लिए कुछ वर्ष बचे या फिर कुछ समय बचा है। मृत्यु तो हमें किसी भी वक्त आ सकती है, हमारे जब हम बचपन में होते तब आ सकती है, फिर जब हम तरुण होते या फिर जब हम बूढ़े होते, मतलब क्या कि हमारे जो जीवन होता है उसके खंड में उसके वक्त के किसी भी मोड़ पर हमें मृत्यु आ सकती है। तो अभी यह प्रश्न होता है कि हमारा जो जीवन है उसकी सार्थकता हम कैसे प्राप्त करें, मतलब हमारे जीवन को एक सही तरीके से कैसे जी, उसका फायदा अपने लिए भी होना चाहिए या फिर उसका फायदा दूसरों के लिए भी होना चाहिए, निस्वार्थी रूप से और स्वार्थी रूप से अपने लिए। ऐसे अपने जीवन को जीना चाहिए कि उसका फायदा हम दूसरों के लिए भी करें, मतलब अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा तो दूसरों के लिए दान करो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, अगर वो दुख में उनकी दुख दूर करने का कोशिश करो, इस वजह से हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं 75 का हो गया हूँ, इसका मतलब उनके पास बहुत कम समय जीने के लिए, और ऐसा उनको होता रहता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो उनको पता है, और वो भी वो सोचते हैं कि मैंने अपना जीवन एक सार्थकता से जिया क्या, मतलब उन्होंने अपने जीवन का एक प्रॉपर यूज किया क्या, किसी की मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, वे सवाल अभी भी उनके जीवन में आता रहता है। फिर उन्होंने बोला है कि मृत्यु उम्र भी किसी भी मोड़ पर आ सकती है, अभी वो मृत्यु मुझे अब या फिर बाद में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे लेखक ने बोला दिल्ली में रहना, 12 जून 2003। बोलते कि दिल्ली में वो घर ढूंढ रहे थे, और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर जैसे बस में बहुत सारी सवारियां लगी, मतलब भरी पड़ी रहती, फुल पैक बस, वैसे दिल्ली शहर है कि उधर बहुत इनकम होती, तो बहुत सारे शहर से आजू बाजू से राज्य से लोग वहाँ जाते रहते हैं अपने इनकम के लिए। तो बोलते कि दिल्ली जैसे शहर में घर ढूंढना तो मुश्किल है, अगर घर मिल भी जाए तो इतना घर मिलता है कि एक मतलब 2 कमरे में अपने पाँव टिकाकर रह सके, बहुत छोटे छोटे घर होते दिल्ली में। फिर वो बोलते कि पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि दिन भर वो बस में लटके रहो, और जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बने पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ में गिर जाओ। मतलब वो बोलते कि जिंदगी का यही अर्थ है, जब तक संघर्ष करना चाहिए तुमको या फिर तुम कर सकते हो उतना अपने जिंदगी के साथ, अपने परेशानी के साथ संघर्ष करते रहो, और जिस दिन नहीं जमता है उस दिन उसी भीड़ में गिर जाओ, मतलब अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो। फिर आगे बोला है बहाने निकलना, जनवरी 2006। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकालते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं। मतलब अगर हमको खेलने के लिए जाना होता है तो हम बराबर जाएंगे, सब फ्रेंड्स को इकट्ठा करेंगे, एक साथ बुलाएंगे और बराबर खेलेंगे। और अगर हमको पढ़ाई करनी होगी तो हम बहाने बनाएंगे कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, अभी मूड नहीं है, अभी गेम खेलना है। वैसे कि अगर हमको कोई चीज करनी होती तो बराबर हम रास्ते निकल जाते हैं, अगर कुछ नहीं करनी होती तो नहीं करते। फिर आगे बोला है अपने से बहस,
बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है, दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों को सिर्फ सुनाना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। मतलब क्या, अगर तुमको दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको सुनाओ, उससे झगड़ा मत करो। अगर तुमको लगता है कि सामने वाले से क्यों झगड़ रहा है, तो पहले अपने आप को देखो कि मैंने क्या गलती की थी, मैं किधर गलत था, या फिर मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए था। अगर दूसरों से झगड़ा करोगे तो हमेशा हाथ में दुख दर्द ही मिलेंगे। या फिर अगर तुमको कंपटीशन भी करनी होगी तो अपने साथ करो कि मैं किधर था, मैं किधर पहुंच गए। दूसरों से अगर कंपटीशन करोगे तो हाथ में कुछ नहीं लगता, तो किसी भी चीज में करो। फिर आगे बोला है चीजों की गुलामी, 30 सितंबर 2010। फिर वो बोलती कि कुछ दिन पहले लेखक ने कंप्यूटर खरीदा था 40,000 रुपए में। अभी उनका पूरा जीवन उस कंप्यूटर की देखभाल, उसका जो मेंटेनेंस होता है उसमें चला जाता है। फिर वो बोलती कि उस कंप्यूटर ने मुझसे वादा किया है कि एक दिन वो मुझे जरूर पढ़ने लिखे मतलब पढ़ा लिखा कर आजाद कर देगा। वैसा उस कंप्यूटर ने वादा किया है। फिर आगे उन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल तो उसकी एकनिष्ठ सेवा में, मतलब उसकी सेवा करने में कंप्यूटर की उनका पूरा जीवन उज्जवल, ऐसा उनको, उनका भविष्य उज्जवल ऐसा उनको लगता है। फिर लेखक बोलते कि कई साल पहले एक मोटर उनको भारी दामों में खरीद चुकी थी। तो लेखक कहते कि वो पूरे जो चीज है साहित्य या फिर जो यांत्रिक है उनकी गुलामी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि आदमी का जो स्वभाव है कभी नहीं बदलता। पहले क्या है, आदमी के दो स्वभाव है, तो वो गुलामी करता है या फिर किसी से करवा के लेता है। तरीके बदलते लेकिन जो आदमी की प्रवृत्ति है वो नहीं बदलती। फिर लेखक बोलते कि पहले एक जमाना था कि एक आदमी के बहुत सारे गुलाम थे। अब एक जमाना है कि बहुत सारी चीजों के बहुत सारे गुलाम, दर्जनों गुलाम है। तो अब एक ऐसा समय आ गया कि हमारे पास अगर मोबाइल ना हो तो कैसे तरह मतलब कैसा तो लगता है। अगर बाहर जाने से पहले हम पहले चेक कैसे करेंगे कि मोबाइल पॉकेट में है या नहीं। फिर अगर घर में हो तो फैन चाहिए कंपल्सरी, नहीं तो गर्मी होती है। फैन से भी नहीं तो एसी चाहिए होती है। फिर मनोरंजन के लिए टीवी चाहिए होती है। तो ऐसे जो चीजें हैं उन सभी ने हमको बांध के रखा है। अगर वो चीज ना हो हमारे पास तो हमें कैसा तो फील लगता है। अगर एक दिन हम मोबाइल बाजू में रखेंगे तो टाइम पास भी नहीं हो अपना। टाइम पास के लिए मोबाइल तो चाहिए, मोबाइल नहीं तो टीवी, फिर लाइट्स। इस सब की चीजों में हम उनके गुलाम बन चुके हैं। अगर वो नहीं होगी तो हमारे जीवन में हमको निरर्थक लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है। ये इस सब ने उन्होंने कहा है। और जो पूरा पाठ है वो कहाँ से लिया है, दिशाओं का खुला आकाश, इससे लिया हुआ पाठ है खुला आकाश। तो अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। सूचना के अनुसार कृति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषता है, तो गली की विशेषता क्या थी, उस गली से आसमान नहीं दिखाई देता, उस गली में पेड़ नहीं है या फिर पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं है, मतलब पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। और उस गली से मकान पर बैठी हुई चिड़िया नहीं दिखाई देती, और मकान पर मकान भी लगे रहते हैं। और क्या था, चिड़िया दिखाई देती है, वो फिर खिलौने की तरह दिखती है। वो सब जो विशेषता थी वो गली की, वो आप लिख सकते हो, 4 लिखिए। फिर नेक्स्ट है कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखाई देता, तो गली से क्या नहीं दिखाई देता, तो आसमान और घोंसले बनाती चिड़िया। चिड़िया से वो टेलीफोन की वायर से बैठी हुई दिखाई देती है, पर एक गली से घोंसले बनाती हुई चिड़िया और आसमान है, नीला आसमान, वो दिखाई नहीं देता। फिर नेक्स्ट है लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, तो इसका आंसर आपको मिलेगा लुका छुपाकर जीना, पेज नंबर 28। उसमें बोला उन्होंने कि जो लेखक है वो अपनी जिंदगी को लुका छुपाकर, मतलब झूठ मूठ बोलना, दूसरों से कुछ बताना नहीं, वैसी जिंदगी, या फिर बात और व्यवहार को रचा बचा कर डींगे फेंकना, जिससे मतलब कुछ छोटा होता तो बड़ा बोल के बड़ा बताना, वैसी जिंदगी लेखक को जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो है सो है, वैसे झूठ मूठ बोलना या फिर बड़ा कर बताना, बात छड़ाना, वो उनको पसंद नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में लिखिए कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु, मतलब 2 टाइप के गुण दिखाई देते हैं, उनको पशु के तरीके से बाइफरकेट किया कि बाघ, भेड़िए, लकड़बगे, सांप, तेंदुआ, बिच्छू, गोजर, ये सब जो होते हैं उनको बोले कि वो दूसरे की इस पे रहते कि उसको धोखा देंगे, या फिर उसकी जो कमाई होगी उसके ऊपर चुपचाप उसको चढ़ाकर या फिर उससे कुछ लेकर उधारी लेकर जीने वाले ऐसे लोग। फिर जो सिंपल होते मतलब खुद के बारे में अच्छा सोचने वाले, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने वाले, वो गाय, बकरी, भेड़, तितली। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 28। सिर्फ मनुष्य होते, तो जो गुण है वो मनुष्य में दिखाई देते कि कुछ लोग बहुत सिंपल होते तो कुछ लोग टेढ़ी तरह होते। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनुष्य जीवन की स्थिति, कि मनुष्य की जीवन की स्थिति कैसी है। तो फर्स्ट है गुलामी करना या फिर गुलामी करवाना, मतलब मनुष्य का जीवन ऐसा है या फिर वो खुद गुलामी करता है या फिर किसी और से करवा के लेता है, ऐसी मनुष्य की स्थिति है। फिर नेक्स्ट है घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। जो फर्स्ट ही था मकान, अगर उसमें लिखा था कि अगर मकान, एक मकान से तुम दूसरे मकान में झांको, मतलब देखोगे तो दूसरे मकान नहीं दिखाई देगा, दूसरे मकान का दिखाई देता है। फिर एक गंद व तंगली, गंदी मतलब वो कीचड़ या फिर जो गंदे नाले होते हैं वो, या तंग मतलब एकदम घनी जो टाइट गलियां होती है वो दिखाई देती है एक मकान से दूसरे मकान में झांकने के बाद। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक इनकी सेवा में लग गए। तो लेखक किन किन चीजों की सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा था कि उनको कुछ समय पहले 40,000 में कंप्यूटर ने खरीद लिया था, जिसकी वो एक निष्ठा से सेवा करते थे कंप्यूटर। और कुछ साल पहले भारी दामों में मोटर उनको खरीद चुकी थी। तो मोटर और कंप्यूटर इन दोनों की सेवा में लेखक थे। फिर लास्ट है अभिव्यक्ति, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका 100 उदाहरण अर्थ लिखिए, मतलब जो तुम अपनी इच्छा से करते हो इसके लिए हम बराबर रास्ते निकालते, बराबर सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जो हम करना नहीं चाहते उसके लिए हम बहाने निकालते। इसका एक उदाहरण देकर तुम लोगों को लिखना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अगर हमको खेलना है तो हम बराबर खेलने के लिए जाएंगे, दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, मम्मी को भी बता देंगे हम बाद में करेंगे, अभी खेलने के लिए जाने दो। पर पढ़ाई करते वक्त हम बहाने निकालते हैं, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, अभी मूड नहीं है पढ़ाई करने का, कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ऐसे बहाने। तो ये मेरा उदाहरण था। आप भी अपना कुछ अलग सा उदाहरण लेकर जो बोला अभी मैंने, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल दे, उसका एक अच्छा सा उदाहरण देकर आपको इसका आंसर लिखना है अपने मन से, उन वर्ड्स में।